Okay student, so in previous lecture we have discussed the triangular law of vector addition. क्या था ये triangular law of vector addition? कि if two vectors can be represented in magnitude and direction by two sides of triangle taken in same order, then the resultant is represented by the third side taken in opposite order. इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए ये एक ट्राइंगल है, इसकी दो साइड लेट्स से ये, ठीक है, इसकी अब ये दो साइड, ये ए मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं और ये सी मान लेते हैं. तो हमने ये देखा था कि अगर मान लीजिए कोई भी दो साइड दो वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करती है. चलिए ए बी एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करती है, लेट्स से दिस इज वेक्टर पी. बी सी भी एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करती है और वो है वेक्टर क्यू. ठीक है, तो इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट देखिए, ये दोनों वेक्टर्स कैसे हैं, सेम ऑर्डर, टेकन इन सेम ऑर्डर. आपको ऑर्डर का मतलब बताया था, दे शुड बी ज्वाइंट फ्रॉम हेड टू टेल. एक का हेड दूसरे की टेल से ज्वाइन होना चाहिए. ठीक है, सो ये दोनों वेक्टर्स कैसे हैं, सेम ऑर्डर में है. ठीक है, देन द थर्ड साइड ये जो तीसरी साइड है जिसका ऑर्डर कैसा होना चाहिए, अपोजिट. सेम ऑर्डर में होता तो ये इधर एरो आता, इसका हेड इसका इधर आता, लेकिन ये कैसा होना चाहिए, अपोजिट ऑर्डर में होना चाहिए, यानी इसका हेड यहां आना चाहिए, ऐसे, है ना. ठीक है, तो ये थर्ड साइड इन दोनों का रिजल्टेंट रिप्रेजेंट करेगी अगर वो अपोजिट ऑर्डर में है तो. ठीक है, यानी यहां पर ये जो आर है ये साइड कहलाएगी आर, रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर पी प्लस क्यू. ठीक है, पी और क्यू का रिजल्टेंट होगी, है ना. सिमिलरली अगर मान लीजिए आपने यही ट्रायंगल वापस लेते हैं, अब सपोज करिए ये बी था, ये सी है और ये ए है. ठीक है, तो बी से सी एक वेक्टर है. अच्छा, दूसरा वेक्टर आपने ले लिया सी से ए. चलिए इस बार इसको नाम दे देते हैं पी, इसको नाम दे देते हैं क्यू. तो इस बार इन दोनों का रिजल्टेंट कौन हो जाएगा, ए बी हो जाएगी, है ना. लेकिन कहां से कहां होना चाहिए, फ्रॉम बी टू ए. यानी ये चूंकि ये दोनों सेम ऑर्डर में है, ऐसे आप देख सकते हैं, ये हेड टू टेल इस तरह से ज्वाइंट है, तो इसका जो ऑर्डर है वो कैसा होना चाहिए, अपोजिट, यानी ऐसे. ठीक है, तो ये हो गया रिजल्टेंट आर इक्वल्स टू पी प्लस क्यू. तो अगर कोई भी दो साइड ऑफ ट्राइंगल दो वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करती है, तो जो थर्ड साइड है क्लोजिंग साइड, ठीक है, जो कि कैसी होगी, अपोजिट ऑर्डर में, वो उन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट रिप्रेजेंट करेगी. ठीक है, तो यहां तक हमने ये देखा था ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, है ना. आज हम पढ़ेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, है ना. लेट्स अंडरस्टैंड द नेक्स्ट लॉ, दैट इज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. देखिए क्या है, सपोज करिए कि दो वेक्टर गिवन है, ये है वेक्टर पी और ये है वेक्टर क्यू. अब हमें इन दोनों वेक्टर को ऐड करना है. ठीक है, तो मैं इस पी को ऐसे बना सकता हूं यहां पर. चलिए वापस हम वेक्टर पी बना लेते हैं इस पॉइंट से, पी वेक्टर. ठीक है, इस क्यू वेक्टर को हम इस पॉइंट से यानी इसके एंड से जोड़ सकते हैं. आपको इक्वल वेक्टर बताया था, क्या होता है इक्वल वेक्टर, दो वेक्टर इक्वल कब कहलाते हैं, जब दोनों का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम हो. मतलब मैं इसके जैसा ही एक वेक्टर यहां बना सकता हूं. अब आप देख रहे हैं कि दोनों वेक्टर एक ही पॉइंट पे ऐड कर रहे हैं. ठीक है, तो इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट कहां होगा ये आपको बताना है. चलिए देखिए, ये वेक्टर कौन सा है, क्यू. मैं ऐसा का ऐसा वेक्टर यहां से बना सकता हूं जो इसके पैरेलल हो. ठीक है, अब देखें तो ये अगर वेक्टर क्यू है तो ये भी क्या हो गया, वेक्टर क्यू होना चाहिए, इक्वल वेक्टर्स, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है, दोनों की लेंथ भी सेम है. यहाँ हमने डायग्रामेटिकली दोनों की लेंथ सेम बनाई है. ठीक है, ताकि हमें समझ में आए. तो ये क्यू वेक्टर है तो ये भी क्या हो गया हमारा क्यू वेक्टर. क्यों, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन भी सेम है और लेंथ भी सेम है, दैट इज मैग्नीट्यूड भी सेम है. तो मैं ऐसा कैसा वेक्टर यहां से बना सकता हूँ. ठीक है, अब अगर आप देखें तो आप इस पर ट्रायंगुलर लॉ अप्लाई कर सकते हैं. ये दो वेक्टर हो गए हमारे सेम डायरेक्शन में. ठीक है, अच्छा ये वेक्टर कौन सा है, पी. तो यहां से मैं पी वेक्टर ऐसे बना सकता हूं उसी के जैसा. ये हो गया हमारा वेक्टर पी. ठीक है, तो देखिए अगर मैं यहाँ पर ट्रायंगुलर लॉ अप्लाई करता हूं तो ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है,
ये दोनों कैसे हैं, सेम ऑर्डर में, तो इनका रिजल्टेंट कहाँ होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए। कैसा होगा, अपोजिट ऑर्डर में। तो ये हो गया इनका रिजल्टेंट आर। ठीक है, तो इसे अगर आप ध्यान से देखें तो ये डायग्राम क्या बन रहा है, एक पैरेललोग्राम बन रहा है। तो इस पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड, एक ये वाली और ये एक वाली, है ना, ये दोनों दो वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रही है, वेक्टर P एंड वेक्टर Q। तो इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ आया, बीच में, उनके डायगोनल पे। ठीक है, यही है हमारा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या है कि इफ टू वेक्टर्स एक्टिंग एट अ पॉइंट, टू वेक्टर्स, दीज आर द टू वेक्टर्स एक्टिंग एट अ पॉइंट can be represented in magnitude and direction by two adjacent sides of parallelogram। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये दोनों वेक्टर्स जो हैं वो दो adjacent side of parallelogram पर हैं, है ना। Then their resultant is represented completely by the diagonal of parallelogram। तो इन दोनों का जो resultant होगा वो कहाँ होगा, diagonal of the parallelogram पर होगा। ठीक है, समझ आ गया। यानी किसी पॉइंट पर अगर दो वेक्टर्स इस तरह से एक्ट कर रहे हैं, एक ये वेक्टर है, एक ये वेक्टर है, ठीक है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट निकालने के लिए पहले आपको पैरेललोग्राम बनाना पड़ेगा, और उस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा वो हो जाएगा इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट। ये है आपका पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। देखिए, सपोज करिए कि ये एक बॉक्स है, ठीक है, आप उस बॉक्स को यहाँ एक रोप से खींच रहे हैं विद फोर्स F। आपका फ्रेंड भी उसी बॉक्स को उतने ही फोर्स से यानी F फोर्स से खींच रहा है इस साइड। ठीक है, तो ये आपका फोर्स हो गया, ये आपके फ्रेंड जो अप्लाई कर रहा है वो फोर्स हो गया। अगर आपसे पूछा जाए कि ये बॉक्स कहाँ जाएगा, ठीक है, आपकी साइड या आपके फ्रेंड की साइड, तो आप कहेंगे बीच में, यहाँ पर, है ना। अब आप देख रहे हैं कि इस पॉइंट पर दो वेक्टर्स एक्ट कर रहे हैं, एक यहाँ एक यहाँ, लेकिन न तो बॉक्स इधर जा रहा है ना बॉक्स इधर जा रहा है, वो कहाँ जा रहा है, बीच में। यानी इन दोनों फोर्स का रिजल्टेंट कहाँ हो गया, बीच में, डायगोनल पे। ठीक है, तो कहने का मतलब अगर एक ही पॉइंट पर दो वेक्टर एक्ट कर रहे हैं तो उन दोनों वेक्टर का जो रिजल्ट आएगा वो कहाँ आएगा, डायगोनल पे आएगा, है ना। अगर मैं इसे कंप्लीट करूं ग्राफिकली, अगर मैं इसे डायग्रामेटिकली बनाऊं, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि क्या बन रहा है, पैरेललोग्राम बन रहा है। ये फोर्स F है तो ये भी फोर्स हो गया F, ये F है तो ये भी हो गया F, और ये क्या हो जाएगा, उनका डायगोनल। तो ये जो डायगोनल है वो क्या रिजल्ट रिप्रेजेंट कर रहा है, रिजल्टेंट ऑफ दीज टू फोर्सेस। ठीक है, तो ये हो गया आपका पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। नेक्स्ट हम देखते हैं पॉलीगोनल लॉ ऑफ वेक्टर। सपोज करिए कि आपको बहुत सारे अलग अलग वेक्टर्स दे रखे हैं। लेट्स से ये है वेक्टर A, फिर ऐसे एक वेक्टर बना रखा है जो कि है वेक्टर B, फिर एक ऐसे वेक्टर है दैट इज C, है ना, और एक वेक्टर हम यहाँ मान लेते हैं दिस इज वेक्टर D। अब अगर आपसे पूछा जाए कि इन वेक्टर्स का रिजल्टेंट कहाँ होगा, तो आप कैसे निकालेंगे इनका रिजल्टेंट। ठीक है, चलिए देखते हैं। लेट्स से यहाँ से हम A का इक्वल वेक्टर यानी A के जैसा ही एक वेक्टर यहाँ से बना सकते हैं। ये हो गया हमारा वेक्टर A। ठीक है, अब इसके हेड से यानी यहाँ से हमें B वेक्टर बनाना है, यानी इसके हेड से B के जितना ही और उसी की डायरेक्शन में एक वेक्टर बनाना है। ठीक है, तो चलिए ये हो जाएगा आपका वेक्टर B जो B के पैरेलल है और उसके जितना ही है ना। नाउ फ्रॉम द हेड ऑफ B आपको एक और वेक्टर बनाना है जो कि हो जाएगा आपका वेक्टर C। तो ये हो गया आपका वेक्टर C। ठीक है, अब C के हेड से एक और वेक्टर बनाइए जो कि ऐसे हो, ये हो गया वेक्टर D, है ना। तो आप देख रहे हैं कि मैंने पहले क्या किया, इन सभी वेक्टर्स को सेम ऑर्डर में लाया, है ना, समझ आया। अब अगर आपसे पूछा जाए कि इन वेक्टर्स का रिजल्टेंट कहाँ है, तो वो रिजल्टेंट होगा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, चलिए इसको ऐसे समझते हैं कि एक आदमी यहाँ से चलना शुरू करता है, यहाँ से पहले ऐसे जाता है, फिर ऐसे जाता है, फिर ऐसे, फिर ऐसे। तो पहले वो कहाँ पर था, यहाँ पर, फाइनली वो कहाँ पहुंचा, यहाँ, यानी उसका डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो गया, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि उसका डिस्प्लेसमेंट कहाँ है,
तो वो हो जाएगा यहाँ पर, है ना। यानी ये जो साइड मिली हमें वो इन सभी वेक्टर्स का क्या हो गई, रिजल्टेंट। ठीक है, तो ये है हमारा पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, कि अगर किसी पॉलीगन की अलग अलग साइड्स अलग अलग वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करती हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए ये साइड ए को रिप्रेजेंट कर रही है, ये साइड बी को, ये सी को, ये डी को, तो अलग अलग साइड्स जो हैं अलग अलग वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं। कैसे, ऑल टेकन इन सेम ऑर्डर, सारे के सारे कैसे हैं, सेम ऑर्डर में है, हेड टू टेल ज्वाइंट है। ठीक है, देन देयर रिजल्टेंट, तो उनका जो रिजल्टेंट होगा इट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय द क्लोजिंग साइड, जो क्लोजिंग साइड है वो उनका रिजल्टेंट हो जाएगी, लेकिन वो कैसा होना चाहिए, अपोजिट ऑर्डर में। तो देखिए यहाँ पर ये अपोजिट ऑर्डर में है। ठीक है, तो ये जो फाइनल साइड, जो क्लोजिंग साइड है, ये इन सभी वेक्टर्स का क्या हो जाएगी, रिजल्टेंट। ठीक है, तो ये था आपका पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब चलिए समझते हैं कि ये लॉ आया कहाँ से। ठीक है, यानी ये जो लॉ है पॉलीगन लॉ कहाँ से आया। ठीक है, अच्छा यहाँ पर ये जो साइड है वो क्या हो गई, इनका रिजल्टेंट, तो हम इसको लिख देते हैं वेक्टर आर। चलिए देखते हैं। देखिए ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आपने पढ़ा था कि दो जो वेक्टर्स हैं अगर वो सेम ऑर्डर में हैं तो उनका रिजल्टेंट जो है वो ट्राइंगल की थर्ड साइड होगी। अब यहाँ पर ये वेक्टर है हमारा ए, ये वेक्टर है बी। अगर आपसे पूछा जाए कि इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ होगा, तो वो होगा, उसके लिए हमें ट्राइंगल बनाना पड़ेगा, यानी वो हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो ये जो है ये वेक्टर मिला हमें, वो आ गया हमारा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ठीक है, अब जरा इस वेक्टर ए और वेक्टर बी को भूल जाइए। ये हमारा वेक्टर है, कौन सा वेक्टर है, ए प्लस बी। ये एक और वेक्टर हो गया, कौन सा हो गया, सी। अब इस वेक्टर और इस सी वेक्टर का रिजल्टेंट कहाँ होगा, तो वापस उसका रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा, ट्राइंगल। तो आप ट्राइंगल बनाइए यहां से ये। ठीक है, ये हो गया क्या, रिजल्टेंट ऑफ दिस एंड दिस वेक्टर, है ना। क्योंकि देखिए ये और ये दोनों कैसे हैं, सेम ऑर्डर में, तो रिजल्टेंट कहाँ होना चाहिए, थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल, दैट इज इन अपोजिट ऑर्डर। तो ये जो साइड है, ये जो हमें दिख रही है, ये क्या हो गई, रिजल्टेंट ऑफ दिस वेक्टर एंड दिस सी। ठीक है, तो ये जो साइड है ये हो गई क्या आपका, ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, नाउ अगेन बाकी सब वेक्टर्स को भूल जाइए। देखिए ये एक वेक्टर है, एक वेक्टर है ये डी, ये दोनों वापस कैसे हो गए, सेम ऑर्डर में। देखिए ऐसे है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ होना चाहिए, इसके लिए ये साइड हो जाएगी। ठीक है, ये जो क्लोजिंग साइड है थर्ड, जो कि इसके अपोजिट ऑर्डर में है, ये दोनों सेम ऑर्डर में हो गए, ये साइड थर्ड जो है वो कैसी है, अपोजिट ऑर्डर में। तो ये जो साइड है वो इस वेक्टर और इस वेक्टर का क्या हो गई, रिजल्टेंट। ठीक है, यानी ये जो साइड है वो हो गई आपकी वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन चारों वेक्टर्स का रिजल्टेंट ए बी सी और डी वो किससे रिप्रेजेंट किया जा रहा है, वेक्टर आर, जो फाइनल साइड है, जो अपोजिट साइड है उससे। ठीक है, जो अपोजिट ऑर्डर में जो साइड है उससे, है ना। तो दिस इज द पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या है ये, इफ द नंबर ऑफ वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द साइड्स ऑफ पॉलीगन, किसी पॉलीगन की अलग अलग साइड्स अलग अलग वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करती है। जैसे यहाँ पर एक पॉलीगन है, इसकी ये साइड ए, ये साइड बी, ये साइड सी, ये साइड डी, इन अलग अलग वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, टेकन इन सेम ऑर्डर, कैसे होनी चाहिए वो सारी साइड्स, सेम ऑर्डर में होनी चाहिए। ठीक है, देन देयर रिजल्टेंट इज कंप्लीटली रिप्रेजेंटेड बाय द क्लोजिंग साइड टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। तो उनका जो रिजल्टेंट होगा, ठीक है, वो कौन रिप्रेजेंट करेगा, जो क्लोजिंग साइड है वो उनका रिजल्टेंट हो जाएगी। लेकिन वो क्लोजिंग साइड कैसी होनी चाहिए, अपोजिट ऑर्डर में, यानी उल्टा होना चाहिए। ठीक है, तो दिस वाज योर पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, है ना। तो यहां तक हमने देखे ग्राफिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। अब आगे हम देखेंगे एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन, यानी आगे हम समझेंगे कि हमें पता तो चल गया कि रिजल्टेंट आता है ये वाला, लेकिन उसकी वैल्यू क्या है, उसकी डायरेक्शन क्या है, तो उसके लिए हम वेक्टर को एनालाइज करेंगे, वेक्टर एडिशन को एनालाइज करेंगे। ठीक है,
चलिए देखते हैं एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। सो लेट्स सी द एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। देखिए आपने अब तक देखा कि अगर एक वेक्टर है a, ये दूसरा एक वेक्टर है b जो कि सेम ऑर्डर में है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट यहां से यहां तक हो जाएगा, दैट इज वेक्टर r। ठीक है, ये वेक्टर r जो है इट इज द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर a एंड b। लेकिन इसकी लेंथ कितनी है, कहने का मतलब इसका मैग्नीट्यूड क्या है और इसकी डायरेक्शन क्या है, ये पता करने के लिए हमें इसे एनालाइज करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए किसी भी वेक्टर r, दैट इज r इज इक्वल्स टू वेक्टर a प्लस वेक्टर b, ये जो हमने लिखा है ये वेक्टर सम है। अब इसमें हमें r का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन नहीं पता, तो इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पता करने के लिए हमें तीन चीजों का पता होना जरूरी है। फर्स्ट थिंग इज द मैग्नीट्यूड ऑफ a, सेकेंड इज मैग्नीट्यूड ऑफ b, थीटा बिटवीन a एंड b। वेक्टर a और वेक्टर b के बीच में कितना एंगल है। अब अगर आप यहां देखें तो वेक्टर a और b के बीच में दो एंगल बन रहे हैं। अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊं तो एक एंगल है ये θ1 लेट्स से, और दूसरा एंगल है ये θ2। अब रिजल्टेंट निकालने के लिए आप इन दोनों में से कौन सा एंगल कंसिडर करेंगे। ठीक है, देखिए किन्हीं भी दो वेक्टर्स के बीच में जो एंगल होता है वो हमेशा उनके डायरेक्शंस के बीच का एंगल लिया जाता है। कहने का मतलब अगर आप देखें तो वेक्टर a की डायरेक्शन है ये, है ना, और वेक्टर b की डायरेक्शन है ये। तो अगर आपको इन दोनों का रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है तो उसके लिए जो आप एंगल यूज करेंगे, यानी जो एंगल कंसिडर करेंगे, वो होगा θ2 विच इज बिटवीन द डायरेक्शंस ऑफ दीज टू वेक्टर्स। यानी अगर मान लीजिए ये है वेक्टर a और ये ऐसे है एक वेक्टर b, ठीक है, तो इनके बीच में एंगल पता करने के लिए पहले आपको इन दोनों के एंड्स को जोड़ना पड़ेगा। यानी ये कुछ होगा वेक्टर a इस तरह से और वेक्टर b ऐसा, ये। अब आप कह सकते हैं कि इनके बीच में एंगल है ये थीटा। तो जो थीटा है वो इनके डायरेक्शंस के बीच में एंगल है। देखिए यहां से एंगल इस डायरेक्शन में जा रहा है, एंगल बी इस डायरेक्शन में, मतलब वेक्टर ए इस डायरेक्शन में जा रहा है, वेक्टर बी इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इनके बीच का एंगल हमें लेना है थीटा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि किन्हीं भी दो वेक्टर्स के बीच में एंगल हमेशा उनकी डायरेक्शन के बीच का एंगल लिया जाता है। ठीक है, चलिए समझते हैं एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। कंसिडर कीजिए एक ट्राइंगल है ABC जिसमें ये साइड AB एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करती है जिसका मैग्नीट्यूड है P, यानी ये वेक्टर हो गया P। BC एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है जो कि है वेक्टर Q, यानी इसका मैग्नीट्यूड है Q। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि ये वेक्टर और ये वेक्टर दोनों कैसे हैं, सेम ऑर्डर में, तो इनका रिजल्टेंट कहाँ होना चाहिए, यहाँ, दैट इज दिस इज वेक्टर R। ना वेक्टर R इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं वेक्टर P प्लस वेक्टर Q, यानी ये रिजल्टेंट हो गया इस वेक्टर P और इस वेक्टर Q का। हमें पता करना है R का मैग्नीट्यूड एंड इसकी डायरेक्शन। तो उसके लिए सबसे पहले देखते हैं कि P और Q के बीच में एंगल कितना है। देखिए वेक्टर P कहाँ जा रहा है, इधर, यानी इसकी डायरेक्शन कौन सी है, ये वाली। ठीक है, तो इसको हम आगे बढ़ाते हैं, एक्सटेंड करते हैं, है ना। Q कहाँ जा रहा है, यहाँ पर, इन दोनों के बीच में एंगल ये हो गया थीटा। So this is the angle between vector P and vector Q. Now to determine the resultant हम C पॉइंट से इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो हमने यहाँ एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। Let's say this point is termed as E. इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं E। ठीक है, Now you have to determine the length of this AC. AC हो गया हमारा रिजल्टेंट। ठीक है, तो इसकी जो लेंथ होगी वही होगा रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। चलिए पता करते हैं कि AC की लेंथ कितनी है, यानी हमारा रिजल्टेंट जो है उसका मैग्नीट्यूड कितना है। ठीक है, नाउ लेट अस कंसीडर ट्राइंगल ACE। तो इन ट्राइंगल ACE अगर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें, देखिए 90 डिग्री है। ठीक है, अब अगर आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं तो AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ACE ट्राइंगल में तो ये हाइपोटेन्यूज है, ये बेस है, और ये क्या है, परपेंडिकुलर। तो AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो जाएगा AE स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर। ठीक है,
AE स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर। अब इस AE को हम क्या लिख सकते हैं, तो देखिए A से E इट कैन बी रिटन एज AB प्लस BE। तो AE को हम लिख सकते हैं AB प्लस BE का होल स्क्वायर, है ना, प्लस साथ में क्या है EC स्क्वायर। ठीक है, नाउ इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं, मतलब इसका होल स्क्वायर खोलते हैं। अगर हम इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो हमें क्या मिलेगा, AB स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर प्लस 2AB इंटू BE, है ना, ये हो गया A प्लस B का होल स्क्वायर जो हमने खोला, प्लस इसके अलावा यहां पर क्या है EC स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आपका AC स्क्वायर इक्वल्स टू दिस। नाउ लेट अस कंसिडर दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1। अब हमें इनमें इन सब की वैल्यू डिटरमाइन करनी है। देखिए AB की वैल्यू हमें पता है कितनी है P, B से C की वैल्यू हमें पता है, BC हालांकि जरूरत नहीं है, लेकिन B से C कितना है Q, A से C की वैल्यू पता है R। हमें क्या नहीं पता है, हमें नहीं पता है BE और EC, तो इनको हम डिटरमाइन करेंगे। नाउ टू डिटरमाइन BE एंड EC लेट अस कंसिडर ट्राइंगल BCE। तो इन ट्राइंगल BCE ट्राइंगल अगर हम देखें तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, देखिए साइन थीटा ये है। ठीक है, इस ट्राइंगल में अगर हम साइन ऑफ दिस थीटा लेते हैं, इस थीटा की साइन वैल्यू लेते हैं, तो क्या होगा, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अपोजिट साइड कौन सी है EC अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है BC। ठीक है, तो इससे EC को क्या लिख सकते हैं, EC कैन बी रिटन एज BC साइन थीटा। नाउ व्हाट इज BC, B से C क्या था Q, BC की वैल्यू कितनी है Q, तो इसका मतलब क्या हुआ, EC कैन बी रिटन एज BC की जगह क्या डाल देंगे Q साइन थीटा। ठीक है, चलिए EC की वैल्यू पता चल गई। नाउ अगर हम इसी ट्राइंगल में कॉस ऑफ थीटा लेते हैं, कॉस थीटा, तो क्या होगा, व्हाट इज कॉस थीटा, इस थीटा का अगर हम कॉस वैल्यू लेते हैं तो कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज BE अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज BC, है ना। तो इससे BE कितना मिलेगा, BC यहां चला जाएगा, तो BE कितना आया, BE इज इक्वल्स टू आ जाएगा BC कॉस थीटा। ठीक है, नाउ अगेन व्हाट इज BC, B से C की वैल्यू कितनी है, देखिए क्या लिखा था हमने Q, तो BE इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका Q cos थीटा। ठीक है, तो हमें BE की वैल्यू मिल गई, कितनी मिली Q cos थीटा। EC की भी वैल्यू मिल गई, कितनी मिली Q sin थीटा। अब हम इन सब वैल्यूज को पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है, तो इक्वेशन 1 देखिए क्या हो जाएगा, देन इक्वेशन 1 विल बी, हमें सबकी वैल्यू पुट करनी है। देखिए सबसे पहले पुट करते हैं, देखिए इक्वेशन 1 क्या है, AC स्क्वायर। अब AC कितना है, व्हाट इज AC, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AC, A से C की वैल्यू कितनी है R, तो ये AC स्क्वायर की जगह क्या पुट कर सकते हैं R स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल्स टू AB, व्हाट इज AB, A से B कितना है P, तो ये हो जाएगा P स्क्वायर प्लस नेक्स्ट क्या है BE, व्हाट इज BE, B से E अभी हमने निकाला, BE क्या था Q cos थीटा, तो BE स्क्वायर की जगह क्या पुट कर देंगे Q cos थीटा का होल स्क्वायर, यानी हम लिख सकते हैं Q स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, प्लस क्या आ रहा है 2AB BE, 2AB AB, व्हाट इज AB, A से B कितना है P, तो ये हो जाएगा P। BE कितना है, अगेन BE हमने निकाला है, कितना है Q cos थीटा इंटू Q cos थीटा, बचा क्या प्लस लास्ट में क्या बचा EC। अब EC आपने डिटरमाइन किया है, EC कितना है Q sin थीटा, तो हम यहाँ पर पुट कर देंगे EC की जगह Q स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब जरा देखिए यहाँ ये हो गया P स्क्वायर, देखिए यहाँ पर ये क्या है Q स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ये क्या है Q स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इन दोनों में से कॉमन क्या आ सकता है Q स्क्वायर, तो आप ले लीजिए कॉमन Q स्क्वायर, यहाँ क्या बचेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है,
प्लस बाकी क्या रह गया इस इक्वेशन में, 2pq cos थीटा, है ना, इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया, आर स्क्वायर के। नाउ ये पी स्क्वायर है, देखिए साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का सम कितना होता है, 1, तो क्यू स्क्वायर इंटू ये पूरा क्या हो जाएगा 1, क्यू स्क्वायर इंटू 1 दैट इज क्यू स्क्वायर, तो यहाँ पर हम इसको क्या लिख सकते हैं, क्यू स्क्वायर, ये तो 1 हो गया, प्लस ये हो जाएगा 2pq cos थीटा, तो ये आपको मिली वैल्यू आर स्क्वायर की। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ आर इज इक्वल्स टू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, ठीक है। नाउ दिस इज व्हाट द मैग्नीट्यूड यानी लेंथ ऑफ दिस AC, यानी जो हमारा रिजल्टेंट आया उसकी लेंथ आ गई, यानी उसका मैग्नीट्यूड आ गया। तो कोई भी दो वेक्टर, एक वेक्टर है P, दूसरा वेक्टर है Q, जिनके बीच में एंगल थीटा हो, उनका जो रिजल्टेंट होगा उस रिजल्टेंट को हम कैसे लिख सकते हैं, उसका मैग्नीट्यूड कैसे दे सकते हैं, रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, तो ये आ गया आपका मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, ठीक है। तो ये तो हो गया मैग्नीट्यूड। अब पता करते हैं आर की डायरेक्शन क्या है। देखिए डायरेक्शन हमेशा एंगल से डिटरमाइन की जाती है, मतलब ये P से कितने एंगल पर है, 30 डिग्री 40 डिग्री 20 डिग्री जो भी है ना, तो उसको डिटरमाइन करने के लिए लेट्स से कि ये जो R है वो P के साथ एंगल बना रहा है बीटा, ठीक है ना। नाउ इस बीटा को पता करना है, तो बीटा की वैल्यू पता करने के लिए हम ट्रायंगल कंसिडर करेंगे ACE। तो इन ट्रायंगल ACE ट्रायंगल अगर हम कंसिडर करते हैं तो बीटा की वैल्यू पता करने के लिए लेट्स से हम लेते हैं tan बीटा, इस बीटा एंगल का tan वैल्यू। तो अगर हम इस ट्रायंगल को देखें तो tan बीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज अपोजिट अपॉन एडजेसेंट साइड। अब अपोजिट साइड कौन सी है, तो वो है EC, एडजेसेंट साइड पूरे ट्रायंगल में कौन सी है, AE, तो ये हो जाएगा AE, है ना। अब EC को ऐसे ही रखिए, EC ऐसे रहेगा। AE को क्या लिख सकते हैं, AB प्लस BE, तो ये हो जाएगा AB प्लस BE, है ना। नाउ पुट द वैल्यूज, तो tan बीटा इक्वल्स टू कितना होगा, tan बीटा इक्वल्स टू हो जाएगा व्हाट इज EC, E से C क्या है, देखिए EC हमने निकाला था कितना था, Q साइन थीटा, तो ये हो जाएगा Q साइन थीटा अपॉन व्हाट इज AB, A से B कितना है P, प्लस BE कितना है, BE हमने निकाला कितना था, Q cos थीटा, Q cos थीटा, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आएगी एंगल की, ये आपको मिलेगा डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट। तो किसी भी दो वेक्टर P और Q जिनके बीच में एंगल है थीटा, उनका रिजल्टेंट जो है उसका मैग्नीट्यूड दिया जाता है R इज इक्वल्स टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, और डायरेक्शन इट इज गिवन बाय tan बीटा इज इक्वल्स टू q साइन थीटा बाय p प्लस q cos थीटा, ठीक है। तो ये हो गया आपका रिजल्टेंट एंड रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड एंड इट्स डायरेक्शन। अब इसको जरा 2-3 एग्जांपल से समझते हैं। तो देखिए हमने क्या देखा अब तक कि एक वेक्टर है P, ठीक है, कोई और वेक्टर है Q, जिनके बीच में है एंगल थीटा, है ना, ये थीटा इनके बीच का एंगल है। तो उन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ होगा, उसके डायग्राम पे, ठीक है। दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर्स दैट इज P एंड Q। तो वेक्टर R इक्वल्स टू क्या हो गया, वेक्टर P प्लस वेक्टर Q, ठीक है। अब इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कैसे देंगे, तो वेक्टर R का जो रिजल्टेंट है उसका मतलब ये जो रिजल्टेंट है इसका मैग्नीट्यूड हम देंगे बाय द फॉर्मूला अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, ठीक है। अच्छा, इसकी डायरेक्शन, तो सपोज करिए P के साथ ये एंगल बना रहा है बीटा, ठीक है, देन द डायरेक्शन इज गिवन बाय tan बीटा इज इक्वल्स टू Q साइन थीटा बाय P प्लस Q cos थीटा, ठीक है। ये हो गई इसकी डायरेक्शन, है ना। यहाँ बीटा एंगल जो है वो किसके साथ बन रहा है, P के साथ।
सपोज करिए कि ये इसके साथ अल्फा एंगल बनाता, क्यू के साथ कुछ और एंगल बना रहा है अल्फा, ठीक है। तो आपको अगर मान लीजिए ये एंगल डिटरमाइन करना है तो उसके लिए रिलेशन हो जाएगा tan अल्फा इज इक्वल्स टू, यहाँ जहां जहां Q है वहां P आ जाएगा और जहां P है वहां Q आ जाएगा, क्योंकि इस बार एंगल किसके साथ बन रहा है, Q के साथ। तो द फॉर्मूला विल बी P sin थीटा बाय Q प्लस P cos थीटा, ठीक है। ये किसके साथ है, विथ P, और ये किसके साथ है, विथ Q, ठीक है। तो ये हो गया मैग्नीट्यूड, ये हो गई डायरेक्शंस, ठीक है, या तो ये या ये, ठीक है। तो ये हमने अब तक देखा। अब हम एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं। सो नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल बेस्ड ऑन दीज फॉर्मूले, ठीक है। चलिए मान लीजिए कि हमारा जो वेक्टर P है उसका मैग्नीट्यूड है 10 यूनिट्स और वेक्टर Q का भी मैग्नीट्यूड है 10 यूनिट्स। लेट्स से उनके बीच में जो एंगल थीटा है वो है 60 डिग्री का, ठीक है। तो हम ऐसा मान रहे हैं कि ये वेक्टर P जो है वो 10 यूनिट का है, ये Q जो है वो भी कितने का है, 10 यूनिट्स का। ये P है 10 और ये भी है 10, ठीक है। और इनके बीच में ये जो एंगल है थीटा, ठीक है, ये वाला जो एंगल है थीटा, ये कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का। तो रिजल्टेंट कितना होगा, R इज इक्वल्स टू, क्या है रिलेशन R के लिए, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। तो पुट कर दीजिए वैल्यूज, ठीक है। यहाँ ये हो जाएगा पी स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर यानी अगेन 10 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 cos 60 डिग्री, ठीक है। अब ये कितना हुआ, अंडर रूट, ये हो जाएगा 100 प्लस ये भी हो गया 100 प्लस ये 2 इंटू 10 दैट इज 200 cos 60 होता है 1/2, ठीक है। तो रिजल्टेंट कितना आएगा, अंडर रूट 100 प्लस 100 प्लस 100 दैट इज 300। तो R इक्वल्स टू कितना आया, R इक्वल्स टू आ गया 10√3, ठीक है। ये आ गया मैग्नीट्यूड। चलिए पता करते हैं डायरेक्शन। देखिए डायरेक्शन के लिए दो रिलेशन है, tan बीटा एंड tan अल्फा। चलिए मान लेते हैं कि हम P के साथ एंगल ढूंढ रहे हैं, तो P के साथ कितना एंगल बना रहा है, बीटा। तो देन tan बीटा इज इक्वल्स टू क्या है रिलेशन, Q sin थीटा बाय P प्लस Q cos थीटा। तो Q कितना है 10, sin थीटा यानी sin 60 डिग्री बाय P प्लस Q, P कितना है 10 प्लस Q cos थीटा, वो भी कितना है 10 cos 60, ठीक है। ना इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, देखिए ये कितना है, ये होगा आपका 10 sin 60 कितना होता है √3/2 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 10 प्लस 10 cos 60 कितना होता है 1/2 यानी 10/2, ठीक है। तो दिस इज इक्वल्स टू ये tan बीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे देखिए इसे कैंसिल, ये हो जाएगा 5√3 बाय ये 10 प्लस 10/2 यानी 15, तो 15, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा 5 और ये 3, टोटल आ गया 1/√3। अब 10 की वैल्यू 1/√3 कब होती है, तो वो होती है tan 30 डिग्री पे, मतलब 1/√3 को हम क्या लिख सकते हैं tan 30। तो tan बीटा इज इक्वल्स टू हो गया tan 30 डिग्री। दिस इंप्लाइज दैट बीटा इज इक्वल्स टू हो गया आपका 30 डिग्री, ठीक है। तो जो रिजल्टेंट है वो P के साथ कितना एंगल बना रहा होगा, P के साथ एंगल बना रहा होगा 30 डिग्री, ठीक है। और उसकी वैल्यू कितनी होगी tan√3। तो ये हो गया आपका यूज ऑफ द फॉर्मूले, ठीक है। अब चलिए देखते हैं व्हाट आर द पॉसिबल केसेस ऑन द बेस ऑफ दीज फॉर्मूले, ठीक है। इन फॉर्मूले के बेस पे अलग अलग केसेस को स्टडी करते हैं, है ना। लेट्स डिस्कस सम स्पेशल केसेस बेस्ड ऑन द रिलेशन दैट वी हैव डिराइव्ड राइट नाउ, ठीक है। तो जो अभी हमने रिजल्टेंट निकाला उसके बेसिस पर कुछ स्पेशल केसेस को डिस्कस करते हैं। सपोज करिए कि दो वेक्टर P है, एक दूसरा वेक्टर क्या है Q, ठीक है। अब इनके बीच में एंगल है थीटा, है ना। तो इनका जो रिजल्टेंट होगा R, इट इज गिवन बाय, हम जानते हैं क्या है रिलेशन, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, है ना। एंड डायरेक्शन इज गिवन बाय tan बीटा इज इक्वल्स टू Q sin थीटा
बाय पी प्लस क्यू कॉस थीटा। ठीक है, नाउ लेट्स सी, अगर मान लीजिए फर्स्ट केस, इन दोनों के बीच में जो एंगल है, ठीक है, वो 0 डिग्री है। ठीक है, मान लीजिए कि इन दोनों वेक्टर्स के बीच में जो एंगल है थीटा इज इक्वल्स टू अगर 0 डिग्री हो तो वो कब हो सकता है, जब वेक्टर P और वेक्टर Q पैरेलल हो। ठीक है, या फिर एक ही लाइन में हो, है ना, वेक्टर P और वेक्टर Q या तो पैरेलल हो या फिर एक ही लाइन में हो, वेक्टर Q यहाँ पर हो। ठीक है, इस तरह से, या फिर इस तरह से P के पैरेलल हो। तो अब इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री। तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा, तो देखिए R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस 0 डिग्री, है ना। अब कॉस 0 कितना होता है, 1, तो R क्या हो गया, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq, है ना। कॉस 0 कितना हो गया, 1। अब ये पी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2pq क्या हो गया, ये इसे हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट p प्लस क्यू का होल स्क्वायर। तो देखिए होल स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो ये r इज इक्वल टू कितना आ गया, r आ गया आपका p प्लस क्यू। ठीक है, अच्छा पहले दूसरा tan बीटा इज इक्वल टू क्या था, q साइन थीटा, थीटा की जगह क्या डाल देंगे, 0 डिग्री डिवाइडेड बाय p प्लस क्यू कॉस थीटा, कॉस 0 डिग्री। ठीक है ना। अब साइन 0 क्या होता है, 0, मतलब ये हो गया 0। तो tan बीटा जो है कितना आया, 0 डिग्री। ठीक है, 0 आया। और वो कब होता है, तो वो होता है tan 0 डिग्री पे, यानी बीटा इज इक्वल्स टू हो गया 0 डिग्री। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर दो वेक्टर्स हैं P, दूसरा एक वेक्टर है Q जो कि सेम डायरेक्शन में है, अगर आप इनको ऐड करते हैं तो जो रिजल्टेंट आएगा R, वो डायरेक्टली इनका सम आएगा। मतलब अगर ये 2 मीटर का है, ये 3 मीटर का है, ठीक है, तो जो रिजल्टेंट आएगा आप इनको डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, वो आ जाएगा 5 मीटर का। ठीक है, ये हमारा पहला केस था। और ये जो रिजल्टेंट है इसकी डायरेक्शन किसके साथ होगी, देखिए कितना एंगल बना रहा है, बीटा इक्वल टू 0, मतलब P के साथ कितना एंगल बना रहा है, 0 डिग्री, यानी P की ही डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट केस था। तो आप इससे ये समझ सकते हैं कि कोई भी दो वेक्टर जो सेम डायरेक्शन में है उन्हें आप डायरेक्ट उनके मैग्नीट्यूड को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और उससे जो रिजल्टेंट आएगा उसकी डायरेक्शन भी उन्हीं की डायरेक्शन में होगी। ठीक है, दिस वाज आवर फर्स्ट केस। दूसरा केस कंसिडर करते हैं। सपोज करिए दिस इज आवर सेकंड केस। तो सपोज दैट इस बार थीटा जो है, इफ थीटा बिटवीन टू वेक्टर्स P एंड Q इज 180 डिग्री। ठीक है, तो इनका रिजल्टेंट कितना आएगा, तो देखिए अगर थीटा 180 डिग्री है तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या था, R इज इक्वल टू कितना था, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। तो यहाँ कॉस कितना आ जाएगा, 180, है ना, 180 डिग्री। अब कॉस 180 डिग्री कितना होता है, -1। देखिए आपको ये याद रखना है, कॉस 180 जो है वो हो गया -1, साइन 180 जो है वो आप जैसे जानते हैं इट इज इक्वल टू 0, एंड tan 180 इज इक्वल टू भी हो गया 0 डिग्री। ठीक है, तो cos 180 कितना होता है, -1। तो यहाँ r इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq इंटू कॉस 180 की जगह रख देंगे वैल्यू -1। ठीक है, अब प्लस 2pq इंटू -1 यानी कितना आ गया, -2pq। तो ये हो जाएगा अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq। ठीक है, ये हो गया रिजल्टेंट R, है ना। अब ये पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq क्या होगा ये, तो इसे हम लिख सकते हैं अंडर रूट पी स्क्वायर पी माइनस क्यू का होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq क्या होता है, पी माइनस क्यू का होल स्क्वायर। अब ये रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ पर R इज इक्वल टू हो जाएगा, जैसे हम बाहर ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, पी माइनस क्यू।
ठीक है, ये हो गया आपका रिजल्टेंट। जिन ऐसे दो वेक्टर्स के बीच का रिजल्टेंट जिनके बीच में एंगल कितने डिग्री का है, 180 डिग्री का। ठीक है, चलिए अब डायरेक्शन डिटरमाइन करते हैं। तो देखिए डायरेक्शन के लिए क्या था, लेट्स से ये P के साथ एंगल बना रहा है बीटा, तो tan बीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो tan बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा, क्या था रिलेशन, Q sin थीटा बाय P प्लस Q cos थीटा। ठीक है, अब Q sin कितना डिग्री है, 180 बाय P प्लस Q cos 180। अब जैसे आपको बताया कि साइन 180 कितना डिग्री होता है, 0, तो ये हो गया 0, तो tan बीटा इज इक्वल टू आ गया 0, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, तो tan बीटा अगर 0 है तो tan बीटा 0 कब हो सकता है, जब बीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो, या फिर बीटा कितना डिग्री हो, 180, क्योंकि दोनों केसेस में tan की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। ठीक है, अब हमें कैसे पता चलेगा कि जो रिजल्टेंट है वो 0 डिग्री पर है या 180 डिग्री पर है। चलिए समझते हैं। सपोज करिए कि आपका ये वेक्टर है P, ठीक है, जो कि है 7 मीटर का, दूसरा वेक्टर है ये जो कि अपोजिट डायरेक्शन है, यानी अभी यहाँ पर एंगल कितना डिग्री का हो गया, 180 डिग्री का, Q जो कि है 2 मीटर का। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा कितना होगा, तो हमने देखा क्या कि जब दो वेक्टर एग्जैक्ट अपोजिट डायरेक्शन में हो तो वो डायरेक्ट माइनस होते हैं, P माइनस Q आया। ठीक है, यानी 7 माइनस 2 तो हमें कितना मिलेगा, 5। वो किसकी डायरेक्शन में होगा, P की या Q की, तो क्योंकि बड़ा कौन है, P है, इसीलिए जो रिजल्टेंट होगा वो किसकी डायरेक्शन में होगा, P की डायरेक्शन में। ठीक है, तो रिजल्टेंट आएगा कितना, 5 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ P, यानी यहां पर ये एंगल कितना डिग्री बना रहा है, P के साथ बन रहा है, यानी एंगल कितना डिग्री हो गया, 0 डिग्री। ठीक है, अब सपोज करिए कि इसी केस में हम P को लेते हैं 2 मीटर और Q को इस बार लेते हैं 7 मीटर। ठीक है, तो अब रिजल्टेंट कितना आएगा, तो इनका रिजल्टेंट अगेन P माइनस Q कर रहे थे, अब क्या हो जाएगा, Q माइनस P, यानी आ जाएगा 5 मीटर। तो रिजल्टेंट अगेन कितना आया, 5 मीटर। R इक्वल टू कितना आ जाएगा, अगेन 5 मीटर। लेकिन इस बार आप देख रहे हैं किसकी डायरेक्शन में है, Q की डायरेक्शन में, क्योंकि बड़ा कौन है, Q है, यानी P के साथ कितना डिग्री एंगल बना रहा है, 180 डिग्री। तो पहले केस में P के साथ कितना एंगल बना रहा था, 0 डिग्री, अब कितना एंगल बना रहा है, 180। यानी जब दो वेक्टर्स एग्जैक्ट अपोजिट डायरेक्शन में हो तो पहली चीज, फर्स्ट थिंग, कि उनका जो रिजल्टेंट है वो डायरेक्ट माइनस होगा, P माइनस Q, या फिर और या हम क्या लिख सकते हैं, Q माइनस P। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज कि जो रिजल्टेंट की डायरेक्शन है वो किसकी डायरेक्शन में होगी, इन दोनों में से जो भी बड़ा होगा मैग्नीट्यूड में, हमेशा रिजल्टेंट उसी की डायरेक्शन में होगा। ठीक है, अगर P बड़ा है तो रिजल्टेंट P की डायरेक्शन में होगा, Q बड़ा है तो रिजल्टेंट Q की डायरेक्शन में होगा। ठीक है, आपको ये दो बातें हमेशा ध्यान रखनी है। ठीक है, ओके, तो चलिए अभी सम अप करते हैं इन दोनों केसेस को। तो अब आपको याद रखना है कि अगर दो वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में हैं, ठीक है, ये वेक्टर P है, ये वेक्टर Q है, अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में हैं तो ये इनका जो रिजल्टेंट होगा R, ठीक है, वो डायरेक्ट आप लिख देंगे R इक्वल्स टू P प्लस Q। और अगर दो वेक्टर्स अपोजिट डायरेक्शन में हैं, ये वेक्टर P है और ये वेक्टर Q है, ठीक है, तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो डायरेक्टली आ जाएगा आपका P माइनस Q, यानी मैग्नीट्यूड आप डायरेक्टली इनका माइनस करेंगे। अच्छा डायरेक्शन, तो इस डायरेक्शन में तो ये इनके डायरेक्शन में ही होगा, P और Q जिस डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में उनका रिजल्टेंट बनेगा। लेकिन इस केस में जो रिजल्टेंट आएगा वो हमेशा उसकी डायरेक्शन में होगा जिसका मैग्नीट्यूड बड़ा है, यानी अगर P का मैग्नीट्यूड बड़ा है तो ये होगा P की डायरेक्शन में, और अगर Q का मैग्नीट्यूड बड़ा है तो ये होगा हमारा Q की डायरेक्शन में। ठीक है, अब इसके बेसिस पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, है ना। That's all for today.